हेलो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम मैन एंड सुपरमैन की एक्ट 3 की समरी के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि बर्नर शाह ने एक्ट 3 में क्या बताया है और क्या क्या थीम्स जो हैं वो एक्सपोज किए हैं। बर्नर शाह ने एक्ट 3 के अंदर अपनी फ़िलोसफी का पूरा निचोड़ बताया है, खुलासा बताया है। और आज हम एक्ट 3 की समरी पढ़ेंगे और ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, तो मेरे साथ रहिएगा जी। अगर मैं एक्ट 3 या हेल सीन की समरी के बारे में बात करूँ तो सीन स्टार्ट होता है सीरा नेवाडा से इन स्पेन में। जब टैनर को पता चलता है कि एन जो है ना उसके पीछे है और उसी से शादी करना चाहती है, तो वो उससे बचकर स्पेन भाग आता है और साथ में अपने ड्राइवर को भी ले आता है जिसका नाम हेनरी स्ट्रैकर है, जो कि टैनर के शफर है। अब अगर हेनरी स्ट्रैकर के बारे में बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल ड्राइवर हैं और बहुत जल्दी से गाड़ी को रिपेयर भी कर लेते हैं। जब कहीं पे भी एक्सीडेंट का सीन होता है या गाड़ी डैमेज होती है तो बहुत अच्छी तरह से वो उसको मैनेज कर लेते हैं। इसके अलावा वो वक्त से पहले टैनर को उसकी मंजिल मकसूद तक पहुँचा देते हैं। अब यहाँ पे एक बात और भी आप याद रखिएगा कि हेनरी स्ट्रैकर पहले वो शख्स हैं जिन्होंने टैनर को बताया था कि एन जो है वो उसके पीछे है, ऑक्टेवियस के पीछे नहीं है, वो टैनर से शादी करना चाहती है। पहले तो टैनर को यकीन नहीं होता, लेकिन बाद में जब उसको हेनरी स्ट्रैकर की बात का यकीन आता है तो फिर वो हेनरी स्ट्रैकर को लेके स्पेन भाग जाते हैं। अब यहाँ पे रास्ते में जब वो आ रहे होते हैं तो उनको जो है वो ग्रुप्स ऑफ ब्राइगेंस या फिर ट्रैम जो हैं वो किडनैप कर लेते हैं, लूट लेते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कि रिच लोगों को पकड़ते हैं, उनको लूटते हैं और गरीबों की मदद करते हैं। तो इन जो ब्राइगेन का जो सरदार था या चीफ, उसका नाम था मेंडोज़ा। और मेंडोज़ा किसी ज़माने में एक बहुत अच्छा वेटर और स्किलफुल वेटर होता था। तो अब वो क्या बन गया है, डाकू बन गया है और उन्होंने टैनर को और उस के जो शोफर को यानी कि हेनरी स्ट्रैकर को पकड़ लिया। अब इससे पहले टैनर और स्ट्रैकर को पकड़ने से पहले ये लोग जो थे, ये जो ब्राइगेंस या फिर डाकू जो थे, वो मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स पे बात कर रहे थे इस एक्ट के अंदर, यानी कि डेमोक्रेसी के बारे में, अनार्किज्म के बारे में, डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में, रिलीजन के बारे में बात कर रहे थे। और फिर उसके बाद जब उन्होंने टैनर और स्ट्रैकर को आते देखा तो फिर उन्होंने जाल फंसाया और जाल में उनको फंसाया और फिर उनकी गाड़ी के आगे नेल्स जो होते हैं या छोटे छोटे जो कील होते हैं वो फैला दिए और उनका जो टायर है वो पंचर करवा दिया। अब यहाँ पे सीन स्टार्ट होता ये है कि मेंडोज़ा और टैनर जो हैं वो काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं बातों बातों में ही, क्योंकि इन दोनों की सोच आपस में बहुत ज़्यादा मिलती है। अब यहाँ पे हम बातें करते करते रात पड़ जाती है, टैनर भी सो जाते हैं और मेंडोज़ा और उसके साथी भी सो जाते हैं। इस दौरान जो है वो फिर टैनर ड्रीम देखते हैं और यहाँ पे फिर ये पूरा सीन जो है ना वो ड्रीम के ऊपर ही किया गया है, यानी कि टैनर के ड्रीम के ऊपर ही किया गया है कि टैनर जो है ना वो क्या देखते हैं कि वो हेल में है। और आपको पता है ड्रीम हो तो फैंटेसी होती है, कुछ भी हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, मुख्तलिफ चीज़ें भी आएंगी, मुख्तलिफ हरकतें भी होंगी। तो यहाँ पे जो जॉन टैनर हैं वो हेल सीन में जॉन का जो करैक्टर है वो बनकर आए हैं और बर्नर शाह ने जॉन का करैक्टर पोर्ट्रेट करके इसको जो है वो एज अ फिलोसफिकल जो है वो दुनिया के सामने पेश किया है। अगर दूसरे राइटर्स की बात की जाए तो जॉन करैक्टर जो है वो ज़्यादा नोटोरियस और बदनाम है और ये जो करैक्टर है ये वुमेन्स के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, इंटीमेट रिलेशन, सेक्सुअल एक्टिविटी करने में सबसे आगे है। तो लेकिन अगर मैं बर्नर शाह की बात करूं तो उन्होंने जॉन को जो है वो एक पॉजिटिव करैक्टर और फिलोसफिकल करैक्टर करके बयान किया है। ओके, ड्रीम शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस एक्ट के अंदर जो करैक्टर्स होंगे वो 4 करैक्टर्स होंगे। उनके बारे में मैं आपको पहले ही बता देती हूँ ताकि जब मैं मज़ीद समरी पढ़ूँ तो आपको आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते जाए। जी, सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि जो जॉन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जॉन टैनर को, ठीक। और इसके बाद जो डोना एना दी ओलिया जो है वो
अना वाइटफील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी। इस प्ले के अंदर जो तीसरा कैरेक्टर है वो एक स्टैचू होगा जो आएगा, और वो स्टैचू जो है वो रिप्रेजेंट करेगा रूबर्ट रैमस्टन को। मतलब वो दिखने में रूबर्ट रैमस्टन की तरह नज़र आएंगे, लेकिन इस प्ले के अंदर वो जो है अना के जो है वो अना वाइटफील्ड के फादर के तौर पे हमारे सामने नज़र आएंगे। फोर्थ कैरेक्टर जो है वो है द डेविल, यानी कि लूसीफर। हम वो लोग जो कि लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं उनको बखूबी पता होगा डेविल का नेम लूसीफर, और जो कि रिजेंबल किसको कर रहे हैं, यानी कि शक्ल से किसके साथ मैच कर रहे हैं, मेंडोजा के साथ मैच कर रहे हैं। तो ये 4 कैरेक्टर्स हैं। अगर मैं इस हेल सीन के बारे में बात करूँ तो ये मिक्सचर है रियलिज्म का एंड फैंटेसी का। एक्ट 3 जो है इसके अंदर हम रियलिटी भी देखेंगे, रियलिटी के अलावा फैंटेसी भी देखेंगे। फैंटेसी की अगर डेफिनेशन के बारे में बात करूँ तो फैंटेसी इज़ समथिंग इंटायरली इमेजिनरी, मतलब नॉट एट ऑल पॉसिबल इन रियल लाइफ। यानी कि फैंटेसी का मतलब यही है ना कि ऐसी चीज़ जिसको हम इमेजिन करते हैं जो हकीकत में हो ही नहीं सकती। और इस एक्ट के अंदर जो फैंटेसी है वो क्या है, हेल है। और हेल जैसे कि हमें पहले बताया गया है कि हेल में ये होगा कि आग वगैरह होगी, और जो गुनाहगार इंसान होंगे अपने कर्मों की सज़ा पाएंगे, ये सारा कुछ होता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ सीन नहीं होगा, हर कोई अपनी मर्ज़ी से आ रहा है, कोई अपनी मर्ज़ी से जा रहा है। और यहाँ तक कि डेविल भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस हर सीन में बता रहा है जनाब, और ये सारी बातें इसके अंदर होगी। तो ये फैंटेसी है और साथ में रियलिज्म है। और फिर जब टैनर सो जाते हैं तो फिर वो ड्रीम में देखते हैं कि वो हेल में मौजूद हैं, और हेल में अब अजीब किस्म की बातें होंगी, मूवमेंट होगी। जब डॉन जॉन या फिर टैनर जो हैं वो ड्रीम में सामने अपीयर होते हैं तो फिर मोजर्शन म्यूज़िक बजता है। एक बड़ी स्ट्रेंज बात है कि बर्नर्ड शॉ ने जब भी एक नया करैक्टर इस हेल सीन में जब भी आएगा, मतलब चाहे वो स्टैचू हो, चाहे डेविल हो, चाहे अना हो, म्यूज़िक ज़रूर बजेगा। तो अभी सबसे पहले फर्स्ट टाइम किसके लिए म्यूज़िक बजेगा, जॉन टैनर के लिए या डॉन जॉन के लिए। और मोज़ार्ट म्यूज़िक जो होता है वो एक बहुत मज़े का दिस इज़ अ मोज़ार्ट म्यूज़िक, और ये बजता है, और इसी की वजह से तो ऑडियंस की अटेंशन हासिल की है। और डॉन जॉन जो है वो अपीयर हो रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या सीन है, मैं इधर कैसे आया। और इसके बाद फिर एंट्री होती है एन की, और एन जो है ना, एन की जब एंट्री होती है ना तो फिर कौन सा म्यूज़िक बजता है, सैड म्यूज़िक प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे जी सैड म्यूज़िक की पेयर हो रहा है कि क्योंकि एन जो है ना वो आगे जाके ये गिला करेगी कि मैंने तो माफ़ी मांग ली थी अपने गुनाहों की, तो मुझे जन्नत की बजाय हेल में क्यों भेज दिया गया है, ये कोई मिस्टेक हुई है। और टैनर फिर उसकी मिस्टेक दूर भी करते हैं, कहते हैं नहीं तुम सही जगह पे हो। ये सारी बातें होती रहती हैं। तो अभी ये है कि एन जो है ना इस प्ले के अंदर, यानी कि एक्ट के अंदर 77 की ओल्ड लेडी जो होती है, यानी बुढ़िया औरत जो होती है वो नज़र आ रही हैं। और वो उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, वो कैसे इधर आई हैं। और उनके सामने टैनर होते हैं, यानी डॉन जॉन पहचानती तो नहीं है उनको, क्योंकि एक दूसरे को ये बिल्कुल नहीं पहचानते हैं। टैनर क्यों नहीं एन को पहचान पाते, क्योंकि वो अभी ओल्ड शेप में है, यानी कि ओल्ड वुमेन नज़र आ रही है। और डॉन जॉन को वो क्यों नहीं पहचानती, क्योंकि ये आई थिंक इट्स नेचुरल। तो अब ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। अब वो कह रही है एन के मैं इधर कैसे आई, और मैं तो सुबह सुबह मेरी डेथ हो गई थी, और मैंने जो है ना वो रिचुअल परफॉर्म की, और मैंने तो अपने लिए माफ़ी भी मांगी थी, मैं क्यों इधर आई। तो डॉन जॉन भी फिर कहता है शायद कोई मिस्टेक हो गई हो, ये वो हो गया हो, तुम इधर आ गई हो। उसके बाद फिर एन भी डॉन जॉन से पूछती है कि तुम इधर कैसे आए। तो वो फिर कहता है कि जी मैं इसलिए आया क्योंकि मैंने किसी ओल्ड मैन का जो है ना वो कत्ल कर दिया था, उसका मर्डर कर दिया था। तो फिर इस बात पे एन चौंक उठती है और कहती है मैं किसी मर्डर के साथ नहीं रह सकती हेल के अंदर, तुम एक मर्डर हो, गॉड मुझे यहाँ कैसे भेज दिया गया एक मर्डर के साथ। अब यहाँ पे ये है कि डॉन जॉन यानी कि जॉन टैनर जो हैं वो उन्होंने एक ओल्ड आदमी की जो है ना वो क्या किया है, मतलब उनको
मार दिया है, उनका मर्डर कर दिया है। वो वजह ये थी कि डॉन जॉन जो है वो उनकी बेटी को बहुत प्यार करते थे, लेकिन उस बाप ने या फादर ने अपनी बेटी की चैस्टिटी या उसकी जो है ना इज़्ज़त के लिए, ऑनर के लिए जो है ना वो डॉन जॉन के साथ लड़े और तलवारबाजी की। और उनके फादर जो थे वो तलवार में चलाने में काफ़ी ज़्यादा महारत हासिल थी उनको। तो यहाँ पे गहमा गहमी में जो है ना उनका पाँव फिसला और वो मर गए। और फिर जो है ना वो डॉन जॉन है वो हेल में आ गए और वो जो है वो जन्नत में चले गए। और वो जो उनके फादर जो थे उस लड़की के जो जन्नत में चले गए थे वो कौन है? वो हकीकत में वो जो स्टैचू है जो आगे करैक्टर आने वाला है, जो कि एन वाइटफील्ड के फादर हैं। और जो है ना स्टैचू वो है जिनको जो है वो डॉन जॉन ने मर्डर कर दिया है उनका। अब यहाँ पे जो लड़की है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ वो और कोई नहीं है, वो एन वाइटफील्ड ही है। लेकिन अभी ये है कि आहिस्ता आहिस्ता उनको याद आएगा कि क्या कुछ हुआ। अब यहाँ पे फिर इसके बाद किस करैक्टर की एंट्री होती है? अब यहाँ पे जिस करैक्टर की एंट्री होती है वो हैं स्टैचू। अगेन मोज़ार्ट म्यूज़िक बजेगा और उनकी जो वॉइस है उस करैक्टर की आवाज़ जो है वो किसको रिजेंबल करी है? रूबर्ट रैमसन को, और लुकिंग लाइक रैमसन। और अब यहाँ पे वो आए हैं, लेकिन अब वो पता क्या कहेंगे? वो ये कहेंगे कि जी मुझे मैं जन्नत से इधर आई क्योंकि जन्नत मुझे बोर कर रही है तो मैं इधर आ गया हूँ। अब देखो ये किस तरह की फ़िलासफ़ी होगी, जबकि जन्नत जो है वो तो रियलिटी का नाम है, वहाँ पे तो सच है ना, और सच इंसान को क्या थिका देता है। तो ये वाली सोच जो है ना वो ये स्टैचू की है। और वो जो स्टैचू है या फिर वो जो रूबर्ट रैमसन की शक्ल में जो स्टैचू हैं वो चाहते हैं कि मैं हेल में आ जाऊं, मैं जो है ना वो हेवन को छोड़ना चाहता हूं क्योंकि हेवन जो है वो उनको बोर कर रही है, उसमें कोई भी अपॉर्चुनिटी या मज़ा नहीं है। और इसके अलावा वो जो स्टैचू हैं वो अपनी बेटी को भी नहीं पहचान पाते हैं, यानी कि अन्ना को नहीं पहचान पाते हैं क्योंकि आफ्टर डेथ वो कम्प्लीटली भूल चुके हैं अपनी बेटी को। और इस वजह से भी फिर जो अन्ना वाइटफील्ड हैं वो एन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो गुस्से का इजहार करती हैं और सैड भी होती हैं। और फिर इस बात पे जो है वो स्टैचू कहते हैं कि तुम मुझे अपना एक फ़ेलो इस हेल के अंदर ना अपना एक फ़ेलो समझो, अपना फादर नहीं समझो, अपना एक साथी समझो। और इन तीनों की कन्वर्सेशन के बाद फिर एंट्री होती है डेविल की, और डेविल आगे फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं। एक बार याद रखिए कि ज़्यादातर जो कन्वर्सेशन जिन दो करैक्टर के दरमियान होती है वो है डॉन जॉन और डेविल। बाकी जो दो करैक्टर हैं जिनमें वो स्टैचू और जो एना वाइटफील्ड हैं वो ज़्यादातर इस एक्ट के हिस्से में खामोश रहते हैं और इन दोनों के दरमियान फ़िलोसफिकल डिबेट होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक्स पर बातें होती हैं। हम ये कह सकते हैं अ लेंथी टॉकी सीन। मतलब शाह ने अपनी टेक्निकल स्किल की बदौलत इसको इतना ज़्यादा लेंथी बना दिया है कि ये इतना टॉकी सीन है कि इसके अंदर थीम्स इतनी लंबी लंबी बातें की गई हैं। डेविल ने जो है वो डॉन जॉन को की हैं और डॉन जॉन ने रिस्पॉन्स में डेविल को की हैं। अब मुख्तलिफ़ किस्म की थीम्स इसके अंदर बताई गई हैं, मैं आपको बता देती हूँ। कर्टसी के बारे में, हेल एंड हेवन के बारे में, talking about England and Englishmen and art, music, church, victory, war, sin, virtue, bishops of church, soul, life force, human inventions, politics, social evils of human, बहुत से topics पे, even religion, talking about women and sex, death and degeneration, civilization, इंटेलेक्ट यानी कि ब्रेन और नॉलेज के बारे में बातें हुई, अब बेस्ट फ़िलासफ़र के बारे में बातें हुई, मोडलिटी के बारे में, मैरिज लाइफ के बारे में, मैनकाइंड के बारे में। जितनी ज़्यादा बातें की जाएँ कम है इसके बारे में। यहाँ तक कि फुलर जो हैं फुलर एक क्रिटिक्स हैं जो उन्होंने बताया है कि कोई भी समरी जो है वो इसको जस्टिफाई नहीं कर सकती है, कोई जस्टिस नहीं कर सकती है कि इतना ज़्यादा लेंथी और इसके अंदर जितना मर्ज़ी हम ऐड करें कम है। इसके अंदर अ पीस ऑफ वर्बल म्यूज़िक यूज़ किया गया है, यानी कि
पैसेजेस ऑफ मोज़ार्ट म्यूज़िक, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, ड्रीम शुरू होने से लेके एक्चुअल से ड्रीम तक जाने तक, फैंटेसी तक म्यूज़िक जो है वो बजता है। और इसके अलावा एक्शन लेक्स करैक्टर्स के दरमियान डिस्कशन होती है, और इधर फिर लिटररी ओरेटोरियो रेंडर्ड होता है 4 नोट्स में, यानी कि वॉइस में, जिनमें टेनोर, डॉन जॉन, ब्रीटोन, द डेविल, बैस, द स्टैचू एंड सोप्रानो एंड। अब आप ये सोच रहे होंगे ये जो टेनोर है या ब्रीटोन जो है या बैस है या फिर सोप्रानो, ये क्या है? ये एक्चुअली एक वोकल होती है सिंगर्स के लिए। तो यहाँ पे जो है बरनार्ड शॉ ने सिंगिंग को भी अंदर इंक्लूड किया है, और सिंगर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की वॉइसेस जो है वो निकालते हैं। तो उनमें ये जो 4 मेजर वॉइसेस होती हैं वो हैं टेनोर, ब्रीटोन और बैस और सोप्रानो। तो इसका जो है ना वो यूज़ इसके अंदर बताया गया है, जबकि इसके अंदर हर एक मैटर के ऊपर डिस्कशन की गई है। इसका जो म्यूज़िक है वो सिम्फोनिक म्यूज़िक है, यानी कि लेंथी फॉर्म ऑफ म्यूज़िक है, कंपोजिशन जो कि ऑर्केस्ट्रा के साथ जो है वो म्यूज़िक बजाया जाता है। वर्बल म्यूज़िक भी आप कह सकते हैं। इस सीन के अंदर म्यूज़िकल कंपोजिशन दिखाई गई है, मतलब म्यूज़िक का इंडल्जेंट इसके अंदर है, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट भी है सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए भी। इसके अलावा ये जो एक्ट है, इस एक्ट को हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक स्टोर हाउस ऑफ शेवियंस थॉट्स, यानी कि इसके अंदर डेविल का पॉइंट ऑफ व्यू भी बताया गया है कि डेविल कैसे डायग्नोस कर रहा है दुनिया को और इंसान को, कि इंसान अपनी तबाही का खुद ही जिम्मेदार है। उसे जो भी इस दुनिया में किया, मतलब सारी सोशल इवल्स जो हैं वो इंसानों के बारे में इसके अंदर बताई गई हैं कि इंसान एक दूसरे का मर्डर करता है, लालच उसके अंदर बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, एक दूसरे का फ़ायदा नहीं करते हैं, हर एक को अपने फ़ायदे की पड़ी होती है, दौलत कमाने में इतना ज़्यादा मगन है, अपने प्यार ख़त्म हो गया है, इंसानियत ख़त्म हो गई है, सोशल इवल्स जो हैं बहुत ज़्यादा हो गई हैं। जबकि और फिर ये भी डेविल कहता है कि डेविल जो है ना वो बात किसके बारे में कर रहा है, डेविल की जो फ़िलासफ़ी है वो डेथ एंड डैमनेशन के बारे में बात हो रही है, जबकि जो टैनर की जो फ़िलासफ़ी है वो डेथ एंड डी जनरेशन के बारे में हो रही है। और फिर इस बात का रिस्पॉन्स देते हुए जॉन डन कहते हैं या फिर टैनर कहते हैं कि जो लाइफ फोर्स है वो ऐसा काम करती है कि वो इंसान की ज़िंदगी को बचा लेती है। तो हमें चाहिए कि हमारी ड्यूटी ये है कि हम लाइफ फोर्स की मदद करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बनाने के लिए, अपवर्ड करने के लिए कोशिश करते रहें। हाँ, जो ब्रेन फ़िलासफ़र का जो दिमाग है वो इस बात पे ज़ोर देता है कि लाइफ फोर्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंसान को उकसाता है बेहतरी के रास्ते पे जाने के लिए। तो इसके अंदर जो है ना इस एक्ट 3 के अंदर लाइफ फोर्स के बारे में जो है ना वो खुल के बताया गया है। और लाइफ फोर्स के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बताया है कि लाइफ फोर्स होती क्या है, इसका मकसद क्या है, और बरनार्ड शॉ ने अपने प्ले के अंदर क्यों बताई हुई है ये। और लाइफ फोर्स के अलावा जब फिर बात यहाँ पे फिर आती है कि जो अना है, डोना अना, जब वो ये फ़िलासफ़ी समझती है जॉन टैनर की, तो फिर वो भी ये कहकर मतलब वो कायल हो जाती है जॉन डॉन के आर्गूमेंट्स पे, लाइफ फोर्स के ऊपर। वो जब आर्गूमेंट करता है कि जो औरत की जो एनर्जी है वो निकलती है किस वजह से, एग्जॉस्टिंग लेबर ऑफ गेस्टेशन, यानी कि हमल रखने की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से। और जो आदमी है ये दोनों जो हैं वो ये जो कुदरत का निज़ाम चला रहे हैं और इनको कोऑपरेशन करने की ज़रूरत है, कोऑपरेट करने की ज़रूरत है एक दूसरे के साथ, फिर जाके ज़िंदगी वजूद में आएगी। और फिर एंड पे फिर डोना अना जो है वो कन्विंस्ड हो जाती है डॉन जॉन के आर्गूमेंट से, और फिर वो ये कह के चली जाती है कि आई बिलीव इन द लाइफ टू कम, अ फादर फॉर सुपरमैन। और फिर इस एक्ट के अंदर टैनर जो हैं वो फिर वुमेन के बारे में भी बात करते हैं कि वो आदमी को एक इंस्ट्रूमेंट समझ रही हैं क्रिएशन का, और ब्रेड विनर समझ रही हैं अपने बच्चों को अपने लिए, और वो ये सारा कुछ किस वजह से कर रही है, बिकॉज ऑफ लाइफ फोर्स। लाइफ फोर्स उनको मजबूर करती है कि वो ये सब कुछ करें, वो खुद नहीं करना चाह रही बल्कि लाइफ फोर्स उनको मजबूर करती है ये करने के लिए। फिर जाके ये बात समझ में आती है
टैनर को कि वाकई मुझे भी इस जो काम को करना चाहिए, ये यूनिवर्सल फरीज़ा हमारा है, ऑब्लिगेशन है, हमारा फ़र्ज़ है इसको पूरा करना। फिर वो इस हकीकत को एडमिट करते हैं। इसके अलावा एक बात याद रखिएगा कि टैनर जो है वो एन को रियल लव नहीं करते हैं, बल्कि ये एक सेक्सुअल अट्रैक्शन होती है जो कि और लाइफ फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो टैनर जो है वो एन के साथ शादी करने के लिए रेडी होते हैं और एन पे फिर टैनर जो है वो फिर एन के साथ शादी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ऑक्टेवियस का फिर दोबारा से दिल टूटता है और जो कहानी का जो है ना वो एंड कुछ इस तरह से होता है कि जब टैनर की आँख खुलती है तो फिर मेंडोज़ा उसके साथ ही इर्द गिर्द होते हैं और मेंडोज़ा भी उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने कोई ड्रीम देखा। और फिर इसके बाद जो है कुछ देर बाद जो है वो एन तमाम करैक्टर्स को लेके इर्द गिर्द और पुलिस को लेके आ जाती है और इस तरह से फिर इस कहानी का एंड होता है। आई होप सो आपको इस एक्ट की समरी के बारे में बखूबी पता लग गया होना है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली आई विल गिव यू रिस्पॉन्स। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।